हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जेएंडके पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस सेशन को बहुत ही जबरदस्त वे में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेंगे क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जेएंडके। 20 क्वेश्चंस है, जबरदस्त सेशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं और आपसे सेम चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन का साथ में आंसर करोगे। तो चलते हैं। हमारा पहला जो एमसीक्यू है वो है, पांपोर वुडर इज वर्ल्ड फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। जो पांपोर में जो वुडर है वो किस लिए जाना जाता है। बहुत ही आसान एमसीक्यू है और मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को ये पता है, लेकिन हमें क्या निकालना है इससे मैक्सिमम आउटपुट। आपको मुझे बताने जो सैफ्रॉन कल्टीवेशन है ना, उसके बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो पांपोर वुडर किस लिए जाना जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सैफ्रॉन। आई नो मैक्सिमम बच्चों को ये चीज पता है। पहले वुडर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। पांपोर वुडर, वुडर होता है अपलैंड। क्या खाली कश्मीर में पांपोर वुडर है? नहीं, कश्मीर में बहुत सारे अपलैंड्स है। जैसे पांपोर वुडर है, इसी तरीके से मटन वुडर भी होता है। मटन वुडर आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सेब की कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। आपका जौनपुर वुडर है, जौनपुर वुडर आपका शोपिया डिस्ट्रिक्ट में सेब की कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। और ऐसे ही कश्मीर में बहुत सारे अपलैंड्स है, वुडर है, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन होती है। तो आई होप ये वुडर का कंसेप्ट समझ में आ गया। सैफरॉन का जो आपका साइंटिफिक नेम है, किधर से आता है? क्रोकस सेटाइवस। ये आप याद रखोगे, क्रोकस सेटाइवस। लोकली सैफरॉन को हम जाफरान भी बोलते हैं, केसर भी बोलते हैं, और कश्मीर में हम कोंग बोलते हैं। कोई भी स्पेल ले लो, आपने याद रखना है जाफरान, केसर, कोंग, ये सारा क्या है? सैफरॉन ही है। आई होप आपको सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझ भी आ रही है। सैफरॉन कल्टीवेशन को हम गोल्डन हार्वेस्ट बोलते हैं, गोल्डन हार्वेस्ट। पांपोर वुडर में जो सॉइल है, पांपोर वुडर में जो सॉइल है, हम बोलते हैं ग्लेशियल क्ले। ग्लेशियल क्ले, ये ग्लेशियर्स में जो इरोजन होता है, ग्लेशियर्स की जो डिपोजिशन होती है, उससे ग्लेशियल क्ले बनता है। ये चीज आपने याद रखनी है। और इस पांपोर वुडर को हम करीवा बोलते हैं, पांपोर करीवा। और इसमें जो करीवाज होते हैं, इसमें गुरटी सॉइल हम बोलते हैं, गुरटी सॉइल। ये भी आप याद रखोगे। कभी कभी एमसीक्यू आता है गुरटी सॉइल कहां पे है, तो करीवाज, कश्मीर के करीवाज में गुरटी सॉइल है, और पांपोर में यही गुरटी सॉइल है जो फेवर करती है सैफरॉन की कल्टीवेशन को। आपने सैफरॉन के पर्सपेक्टिव से यह भी याद रखना है कि ईरान जो है टॉप प्रोड्यूसर है सैफरॉन का वर्ल्ड में, और इंडिया में आपका जो सैफरॉन आता है वो कहां से आता है? मैक्सिमम आपका जेएंडके से आता है। और जेएंडके में 90% सैफरॉन आपका पांपोर से आता है। यह भी आप याद रखोगे। और जेएंडके में किश्तवाड़ से भी आपका सैफरॉन आता है। आप ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे सैफरॉन कल्टीवेशन के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें जो जो मैंने चीजें बताई, सब चीजें आपको समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्रॉप्स पे क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हम क्लाइमेट पे डिस्कस करेंगे। ये आंसर है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, इसको रीड करो। जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपका एमसीक्यू बन जाएगा। और यहां पे मैंने वही सैफरॉन कल्टीवेशन के बारे में लिखा है। और एक और पॉइंट जो मुझे याद आ रहा है यहां पे, कि जो सैफरॉन की हार्वेस्टिंग है, या जो सैफरॉन के फ्लावर, देखो सैफरॉन क्या होता है? स्टिग्मा होता है फ्लावर का, जो हम यूज करते हैं। और सैफरॉन को हम केसर भी बोलते हैं। अब एक एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है।
और सैफरॉन की जो हार्वेस्टिंग है ना, ये कब होती है? ऑटम में होती है, ये भी आप याद रखोगे। ऑटम का महीना, ऑटम जिसे आप हर्द बोलते हो कश्मीरी में, हर्द। ऑटम में क्या होता है ना, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, पूरा वो गोल्डन हो जाता है पूरा कश्मीर हमारा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा ऑटम कैसा लगता है। तो ऑटम में हार्वेस्टिंग होती है और ऑटम में ही आपके जो सैफरॉन के फ्लावर से ब्लूम करते हैं और फिर हार्वेस्टिंग होती है। ये चीजें आप याद रखोगे। चलते हैं आगे। पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए सारे, वही चीजें हैं, आप सब याद रखोगे। और यहां पे ये आप देख सकते हो, ये यहां पे सैफरॉन की हार्वेस्टिंग हो रही है और आप देख सकते हो कितना ये प्यारा लगता है जो ये पांपोर वुडर होता है जब सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है या जब सैफरॉन ब्लूम में होते हैं। चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्लाइमेट पे, विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से गलत कौन है? और यहां पे आपके सीजन्स दिए हुए हैं कश्मीर के हिसाब से। अब कश्मीर में जो लोकल लैंग्वेज है हमारी, तो कश्मीर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है सीजन्स की, 6 होती है, 6 सीजन्स में होती है, 6 सीजन्स। यहां पे आप ये पॉइंट भी याद रखोगे, देखो एक क्लाइमेट होता है, दूसरा वेदर होता है। क्लाइमेट होता है जब हम लॉन्ग टर्म में या लॉन्ग टाइम पीरियड के हिसाब से टेम्परेचर को या जैसा भी क्लाइमेट रहता है, रेनफॉल वगैरह सब कुछ को कंपेयर करें लॉन्ग पीरियड्स के हिसाब से कि 30 साल पहले ऐसा था, आज ऐसा है, ये हो गया क्लाइमेट। जब हम शॉर्ट पीरियड्स में कंपैरिजन करते हैं या शॉर्ट पीरियड के लिए देखते हैं कि ठीक है कल ऐसा टेम्परेचर था, आज ऐसा है, तो इसको हम बोलते हैं वेदर। ये आप याद रखो कि क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड में डिस्कस होता है और वेदर शॉर्ट पीरियड में डिस्कस होता है, ये चीज आप याद रखोगे। अब इधर आते हैं, कश्मीर में जो हमारे सीजन्स है लोकली 6 सीजन बोले जाते हैं। अब ये मैं यहां पे आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये आपके जेकेएसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सीजन है। सबसे पहला सीजन होता है सोंत। सोंत होता है आपका स्प्रिंग सीजन, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट सीजन आपका ग्रीष्म। ग्रीष्म होता है आपका रेतकोल या जिसे आप समर सीजन भी बोलते हो। उसके बाद होता है वहरात। वहरात आपका रेनी सीजन होता है। फिर होता है हारुद। हारुद होता है आपका आटम। फिर होता है आपका वंद, जिसे आप विंटर बोलते हो। और लास्ट में होता है शिशुर, जिसे हम आइस कोल्ड विंटर बोलते हैं। तो यहां पे मैंने 6 सीजन्स लिखे। सोंत मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब जब फ्लावर्स खिलने लगते हैं विंटर के बाद। ग्रीष्म आपका रेतकोल आपका समर सीजन। वहरात आपका रेनी सीजन जिसमें बारिशें होती है। हारुद ऑटम सीजन जिसमें पत्ते गिरते हैं, पूरा गोल्डन फर्श लगता है पूरा कश्मीर। और वंद आपका विंटर है। शिशुर आपका आइस कोल्ड है। अब ये चीज समझ के हम बता सकते हैं यहां पे आइस कोल्ड शिशिर है तो करेक्ट है, ऑटम हारुद है तो करेक्ट है, विंटर वंद है तो करेक्ट है, स्प्रिंग ग्रीष्म नहीं होता, ये यहां पे आपका इनकरेक्ट है। और यही आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि आपका स्प्रिंग क्या होता है? सोंत। और ग्रीष्म किसे कहते हैं? रेतकोल, या जिसे आप समर बोलते हो। आई होप चीजें समझ में आ रही है, बहुत आसान है। अगर कंफ्यूजन भी होता है ना, वीडियो को दूसरी बार देख लेना, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और यहां पे इसको एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूं, जो हमारे जम्मू के बच्चे हैं जिनको पर्टिकुलरली हिंदी में ज्यादा फ्लुएंसी है, कुछ बच्चों को, आजकल तो बच्चे हर कोई लैंग्वेज बोल लेते हैं, लेकिन यहां पे हिंदी में भी मैं लाया हूं। तो सोंत है आपका स्प्रिंग सीजन जब फ्लावर्स खिलते हैं विंटर के बाद। ग्रीष्म आपका हॉट सीजन गर्मी। वहरात आपका रेनी सीजन। हरुद आपका ऑटम सीजन जब पत्ते गिरते हैं। वंद आपका कोल्ड सीजन। शिशुर जो आइस कोल्ड विंटर होता है। शिशिर में हम बोलते थे पूरा क्या होता है ना, चीजें जम जाती है, पानी टपकता है, अगर पाइप से पानी टपकता है वो भी जम गया होता है पूरा पाइप के इर्द गिर्द। तो ये कश्मीर में माहौल होता है शिशुर के टाइम पे। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हर किसी चीज को जबरदस्त वे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू। जम्मू में सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है? सारे के सारे आंसर करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई नो मैक्सिमम जवाब दे देंगे, जम्मू के बच्चे तो डेफिनेटली जवाब दे देंगे। आपका जम्मू में जो हॉटेस्ट मंथ होता है वो होता है जून। जून का महीना हॉटेस्ट होता है जम्मू में। कश्मीर के बड़े बच्चों को लगता है जुलाई होगा, जुलाई नहीं है, जम्मू में जून होता है सबसे हॉटेस्ट मंथ। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं।
और जून के बाद जम्मू में स्टार्ट हो जाता है बरसात का मौसम, जिसे आप मूनसून भी बोलते हो। और फिर जम्मू में जो गर्मी होती है ना, बहुत पसीने आते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी मतलब कितना पानी है एटमॉस्फेयर में। तो जम्मू में जून के बाद ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मूनसून की वजह से, और बहुत ज्यादा पसीने आते हैं। सबसे ज्यादा हॉट महीना कौन सा है जम्मू में? वो है जून। और इसके कंपैरिजन में कश्मीर में आपका हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? जुलाई। आप ये याद रखोगे, कश्मीर में जुलाई हॉटेस्ट होता है, जम्मू में जून हॉटेस्ट होता है। आई होप चीजें समझ में आ रही है आपको। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आलमगीर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ J&K रेफर्स टू। आलमगीर क्लाइमेट के हिसाब से किस चीज को बोला जाता है? आपके ऑप्शंस है यहां पे, वाइड स्प्रेड विंटर रेन्स, क्या ये बारिशें हैं जो सर्दियों में होती है? क्या ये विंड है, हॉट एंड ड्राई समर विंड? क्या ये कूल नाइट माउंटेन विंड है, या चिली विंड है? तो मैं आपको बताऊं आलमगीर क्या है, लेकिन उससे पहले आप सब आंसर करोगे। आंसर करो। तो यहां पे आपका जो आंसर है वो है वाइड स्प्रेड विंटर रेन्स। जो जम्मू एंड कश्मीर में विंटर में जो बारिशें होती है उनको हम बोलते हैं आलमगीर। आप याद रखोगे इस चीज को। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो, आलमगीर हम औरंगजेब को भी बोलते थे, ये भी याद रखना। आलमगीर औरंगजेब का भी टाइटल था, लेकिन यहां पे जो आलमगीर है वो क्या है? वो विंटर रेंज है। और अब यहां पे याद रखोगे, जो विंटर में बारिशें होती है ना जम्मू एंड कश्मीर में, वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इस पे क्वेश्चन बनता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से J&K में बारिशें होती है विंटर में, या बर्फबारी, वो भी हम समझेंगे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है। तो यहां पे इतना तो हमने समझ लिया। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मैं आपको बताऊं, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी जो है ये आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच। तो यहां पे हमारा J&K और हमारा जो बाकी इंडिया है, रेस्ट ऑफ इंडिया, अब मैं डायग्राम थोड़ी सी शॉर्ट में बना रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो ये हमारा इंडिया है, यहां पे ये आपका J&K। तो क्या होता है विंटर में, यहां से आपके साइक्लोन विंड्स आते हैं, या जो हवाएं उठती है मेडिटेरेनियन से, तो वो J&K में पहुंचती है और यहां पे आपकी बारिशें कराते हैं, बादल बनाते हैं, बारिशें होती है या बर्फबारी होती है। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी से जो हवाएं आती हैं वो कराते हैं। और इन हवाओं को लेके कौन आता है? जेट स्ट्रीम्स लेके आती है। जेट स्ट्रीम्स फास्ट मूविंग विंड है। जेट स्ट्रीम्स क्या है? फास्ट मूविंग विंड है, जो हम बोलते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। क्या बोलते हैं? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ये आप याद रखोगे। तो जो विंटर में बारिश होती है आलमगीर, किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती कहां से है? मेडिटेरेनियन सी से आती है। कौन लेके आता है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये आप याद रखोगे। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है? फास्ट मूविंग विंड। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही है। इसको आगे और डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डिस्कस कर रहे थे, अगला क्वेश्चन उसी पे है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर बेनिफिशियल फॉर डैश क्रॉप्स। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है क्लाइमेट भी है इसमें, इसमें क्रॉप भी है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस किस चीज के लिए बेनिफिशियल है, किस क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है। आई होप चीजें समझ में आ रही है। तो यहां पे हम क्रॉप्स को भी अब डिस्कस करेंगे बड़े जबरदस्त वे में। इतना मैं बता दे रहा हूं आपको कि अभी जो मैं आपको क्रॉप्स के बारे में बताऊंगा ना, आगे आपको क्रॉप्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या करती है आपकी, जो विंटर में रेनफॉल होती है, जो विंटर में बर्फबारी होती है, किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, J&K में। तो मुझे बताओ, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये उन्हीं क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो विंटर में आप कल्टीवेट वगैरह करते हो। तो यहां पे 4 ऑप्शंस है आपके रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स मैं आपको बताऊं, ये होते हैं आपके विंटर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स होते हैं आपके समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को आप मूनसून क्रॉप्स भी बोलते हो। याद रख लेना सारी चीजें, मूनसून क्रॉप्स। और जैद क्रॉप्स बीच में 2-3 महीने का सीजन होता है,
जो आपका खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में 2-3 महीने का सीजन होता है ज़ैद क्रॉप का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमें पता चला कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर रेंज के लिए इंपॉर्टेंट है, और विंटर में कौन से क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं, रबी क्रॉप्स। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सारे मार्क करेंगे, आई होप सबने करेक्ट भी किया होगा, रबी क्रॉप्स आपका आंसर है। अब इस चीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहां पे एक इमेज में लाया हूं, तो ये स्टडी आईक्यू से है, तो इनको हम क्रेडिट देते हैं इस इमेज का। तो ये सेम इमेज है जो मैं आपको अभी तक बना के दिखा रहा था, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहां पे आप देख सकते हो। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर होता है यूरोप और नीचे आपका अफ्रीका है, और यहां पे आप देख सकते हो ये हमारा इंडिया है यहां पे, और ये जे के इधर से, ठीक है। तो ये इंडिया है, तो यहां से हवाएं उठ के आती है, ये आ रही है, और ये हवाएं कहां पहुंचती है, आपके जे में, और यहां पे बारिशें कराती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये हमने समझ लिया कि विंटर में जो बारिश होती है किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, जो कहां से आती है, मेडिटेरेनियन सी से। अब थोड़ा सा क्रॉप्स को समझेंगे, और ये भी हमने देखा कि रबी क्रॉप्स आपके क्या है, विंटर क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स है। तो आपके जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो किसमें हेल्प करते होंगे, किसकी ग्रोथ में, रबी क्रॉप्स की ग्रोथ में। तो चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा क्रॉप्स को समझ लेते हैं। देखो ये जो यहां पे मैं आपको क्रॉप्स के बारे में बता रहा हूं ना, आपकी जेकेएसएसबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं यहां पे क्रॉप्स के बारे में आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे, सब जेकेएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, और पूरा पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और आपको क्रॉप्स पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले होते हैं हमारे रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आप याद रखोगे, विंटर क्रॉप्स एमसीक्यू बनता है। अब ये हम बोते कब है और हार्वेस्ट कब करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे तो मैंने लिख दिया है बुक्स के हिसाब से कब करते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं। आपने बस याद क्या रखना है, ROM, रोम याद रख लो। ये कंप्यूटर का रीड ओनली मेमोरी नहीं है, आपका मेनिमोनिक है कि आप याद कैसे रखोगे रबी क्रॉप। देखो ये है आपका अक्टूबर, M है आपका मार्च, और R है आपका रबी। तो रबी क्रॉप आप बोते हो अक्टूबर में, हार्वेस्ट करते हो मार्च में, ये ऐसे आपको याद हो जाएगा, ROM। रबी क्रॉप आप अक्टूबर में क्या करते हो, बोते हो, मार्च में क्या करते हो, हार्वेस्ट करते हो। यहां पे मैंने वही चीज लिखी है, सोन इन अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर। अब देखो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट्स होते हैं, अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से अलग अलग डेट्स होते हैं, लेकिन जनरली आप ये चीज याद रखोगे, ROM अक्टूबर में बोते हैं, मार्च में हार्वेस्ट करते हैं, वही चीज है। आई होप चीजें समझ में आ रही है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे एमसीक्यूज में एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। तो रबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल या रबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स आप कैसे याद रखोगे, देखो यहां पे ओट्स ऑयल सीड्स, आपको डबल ओ याद रखना है, ओट्स एंड ऑयल सीड्स आपके रबी क्रॉप्स होते हैं। बार्ली, मस्टर्ड, व्हीट आपके रबी क्रॉप्स होते हैं, कैसे याद रखोगे, बीएमडब्ल्यू गाड़ी, ओट्स ऑयल सीड्स, डबल ओ क्या है आपके रबी क्रॉप्स, बार्ले, मस्टर्ड, व्हीट, बीएमडब्ल्यू क्या है आपके रबी क्रॉप। ग्राम, पीज, पल्सेस, GPP, GPP, ग्राम, पीज, पल्सेस, ये भी क्या आपके रबी क्रॉप्स। ऐसे आपको याद हो जाएगा। आपने याद क्या रखना है, डबल ओ, BMW, GPP, डबल ओ मतलब ओट्स ऑयल सीड्स, BMW मतलब बार्ली, मस्टर्ड, व्हीट, GPP मतलब ग्राम, पीस, पल्सेस। अब देखो आपकी अपनी ट्रिक्स होगी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि अगर वो आसान लगे तो वो याद कर लो। जरूरी नहीं है आपको ऐसे याद करना है, एट द एंड आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। पोटैटो, सनफ्लावर, जवार भी आपका रबी क्रॉप में आता है। यहां पे एक पॉइंट बता देता हूं, जो जवार है ये रबी भी है, खरीफ क्रॉप भी है। चलते हैं आगे, अब खरीफ क्रॉप्स देखते हैं। खरीफ क्रॉप्स देखते हैं। खरीफ क्रॉप्स सबसे पहले आप याद क्या रखोगे, आपके है मूनसून क्रॉप्स या समर क्रॉप्स। अब देखो यहां पे हमने ROM याद रखा था ना पीछे, कि अक्टूबर में बोते हैं, मार्च में हार्वेस्ट करते हैं। इसमें उल्टा है, इसमें आप अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हो, अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हो, और जून जुलाई में बोते हो, जून और जुलाई में बोते हो। ये याद रखना आपने कि जो खरीफ क्रॉप्स है ये कब बोए जाते हैं, जून जुलाई में, समर सीजन में, और अक्टूबर नवंबर में ये हार्वेस्ट करते हैं। ये चीज आप याद रखोगे यहां, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स आप यहां पे कैसे याद रखोगे, ये चीज ध्यान में रखना। देखो जो मैं बता रहा हूं, कभी कभी स्लाइड पे चीजें इधर उधर हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है, उस चीज को पकड़ो, ठीक है। अब यहां पे एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखोगे, खरीफ क्रॉप के केस में राइस, कॉटन, मेज, हम बोलते थे RCM, मैं अपने टाइम पे ऐसे याद रखता था, आज भी ऐसे याद रखता हूं। RCM मतलब राइस, कॉटन, मेज, ये क्या है, खरीफ क्रॉप है। जूट, जवाहर, ग्राउंडनट, JJJ, ये क्या है आपका खरीफ क्रॉप है, जूट, जवाहर, ग्राउंडनट। सोयाबीन, मूंग दाल, उड़द दाल, तुर दाल, ये दालें हैं जो हम यूज करते हैं या खाते हैं।
तो ये SMUT ये भी आपका क्या है, खरीफ क्रॉप। कैसे याद रखोगे, RCM, JJG, SMUT। RCM होता है आपका राइस, कॉटन, मेज, आई होप आपको याद हो गया। जूट, जवाहर, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मूंग दाल, उड़द दाल, तुर दाल, ये आप याद रखोगे सारी चीजें। आई होप यहां पे खरीफ क्रॉप भी आपको क्लियर हो गया, बहुत आसान है। लास्ट में आता है आपका जैद क्रॉप। जैद क्रॉप हम बोते हैं मार्च और अप्रैल में और हार्वेस्ट करते हैं मई और जून में। ये आपका रबी और खरीफ के बीच में आता है, 2-3 महीने में ये चीज होती है। और इसमें आपके एग्जांपल है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, पंपकिन, जो आप देखते हो सीजनल फ्रूट्स। जैसे वाटरमेलन आप खाते थे अभी कुछ महीने पहले, आज नहीं है, तो ये एक सीजन रहता है जैद क्रॉप्स का, तो आप याद रखोगे। चलते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। आई होप अभी तक जो मैंने पढ़ाया सब आपको समझ में आया। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है वीडियो को रिपीट देखो। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द वैली। कौन सा मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है जहां से सबसे ज्यादा फ्रूट्स आते हैं, वैली से, कश्मीर वैली से। आपके ऑप्शंस है यहां पे श्रीनगर, बारामूला, सांबा, कुलगाम। आप सब आंसर करोगे, सारे के सारे आंसर करो। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां से मैक्सिमम फ्रूट्स आते हैं? तो मैं आपको आंसर बताऊं, आपका आंसर है बारामूला। बारामूला डिस्ट्रिक्ट है जहां से मैक्सिमम फ्रूट्स आते हैं आपके वैली से। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट है जहां से अकबर एंटर हुआ था वैली में पाखिल से, और बोला जाता है तब पूरे बारामूला को ब्राइड की तरह सजाया गया था। यह चीज आप याद रखोगे। बारामूला में ही आपका गुलमर्ग आता है, जिसे आप गौरी मर्ग भी बोलते हो। और बारामूला में ही आपका गुलमर्ग जो है वहां पे आपको अलपत्थर लेक मिलता है, अलपत्थर लेक, और अफरवत माउंटेन भी मिलता है, माउंटेन पीक। तो ये चीजें आप याद रखोगे। अगर यहां पे मैं आपको सांबा के बारे में कुछ चीजें बताऊं, सांबा आपका सिटी ऑफ शीट्स जाना जाता है कैलिसो पेंटिंग के लिए, या कैलिको पेंटिंग जिसे बोलते हैं, मार्किंग की जाती है शीट्स पे। तो उसके अलावा सांबा में आपका पुरमंडल है, जिसे आप छोटा काशी बोलते हो, छोटा काशी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है। पुरमंडल के पास ही जो नदी है उसको बोलते हैं देविका। देविका बोला जाता है गंगा की बहन है, जो गंगा मां बोली जाती है, तो देविका उनकी बहन है। तो देविका नदी बहती है पुरमंडल के पास से। तो ये चीजें आप सारी याद रखोगे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने रखी है यहां पे, तो ये आप देखोगे जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऑटम सीजन इन कश्मीर इज नोन एज। देखो ये जो क्वेश्चन लाया ना, रिवीजन के लिए लाया, क्योंकि मैंने आपको सीजन समझा दिए। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से करने चाहिए। ऑटम सीजन इन कश्मीर इज नोन एज। क्या ऑटम सीजन वंद होता है, ग्रीष्म होता है, शिशिर होता है, या हारुद होता है? आई नो सबको ये आंसर पता होना चाहिए, और आई होप कि आप सबने करेक्ट आंसर किया। इसका आंसर है हारुद। हारुद को बोलते हैं ऑटम। और ऑटम में ही मैंने आपको बोला था सैफरॉन क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं। जो सैफरॉन के फूल होते हैं ब्लूम करते हैं, और हार्वेस्टिंग होती है सैफरॉन की। ये चीज आप याद रखोगे। देखो कुछ कुछ जगह है जहां पे ऑटम के बाद हार्वेस्टिंग होती है, ये भी आप याद रखो, ठीक है। तो यहां पे ये मैं एक इमेज लाया हूं, ये ऑटम का सीन है कश्मीर में। पूरा ऐसे होता है, देखो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, येलो कलर के पत्ते हो जाते हैं तो नीचे गिरते हैं, तो पूरा ये गोल्डन बन जाता है सारा फर्श। और ये जो इमेज है मेरी अपनी है, जब मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब की ली हुई है। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी मैंने 2011 से 2018 तक में रहा हूं वहां पे। मैंने अपना बैचलर्स, मास्टर्स या मेरा जो पीजी हुआ है, थोड़ा बहुत रिसर्च वहां से ही हुआ है। तो ये उधर की ही इमेज है। तो ये मैं यहां पे हूं, आपको मुझे नहीं देखना, ऑटम को देखो, हर्द को देखो। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ J&K, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ J&K restricts the cultivator from converting the irrigated land into orchards? कौन सा एक्ट है जो क्या करता है, कल्टीवेटर को रोकता है, प्रोहिबिट करता है कि वो इरिगेटेड लैंड को कन्वर्ट करे ऑर्चर्ड में। इरिगेटेड लैंड मतलब जहां पे आप चावल वगैरह बोते थे, अब आपने उसका क्या कर दिया, आपने ऑर्चर्ड बना दिया, सेब के बाग बना दिए। तो क्या कोई एक्ट है जो आपको इस चीज से रोकता है? आप आंसर करोगे सारे के सारे। आपके पास 4 ऑप्शंस है, ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे। फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, कन्वर्जन ऑफ लैंड एंड एलिनेशन ऑफ ऑर्चर्ड्स एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट।
आंसर करो सारे के सारे। और मैं आपको बताऊं आपका जो आंसर है, कन्वर्जन ऑफ लैंड एंड एलिनेशन ऑफ आर्चर्स एक्ट 1975। ये जो एक्ट है 1975 का, ये आपको रोकता है इरिगेटेड लैंड को किसमें कन्वर्ट करने से, ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट करने से। और या क्या खाली इसके लिए कि इरिगेटेड लैंड को ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट करोगे, उसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने से भी आपको ये एक्ट रोकता है, ये आप याद रखोगे। और अगर आप इस एक्ट को ब्रीच करोगे, आपको 2 साल की सजा हो सकती है, 2 साल तक की सजा, और उसके साथ साथ 5,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। ये चीज आप याद रखोगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग समर सीजन ए कोल्ड विंड डिसेंड्स फ्रॉम शिवालिक्स इन नाइट इन जम्मू सिटी, इट इज लोकली नोन एज। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कि गर्मियों में एक कोल्ड विंड आती है जम्मू सिटी में शिवालिक से, उसको आप क्या बोलते हो? देखो पहले मैं आपको शिवालिक समझा दूं। आपका जो हिमालयन रेंजेस है, इसमें आपके ग्रेटर हिमालय, फिर आपके मिडिल हिमालय और लास्ट में शिवालिक रेंज, 3 रेंजेस आती है आपकी हिमालयाज में। और शिवालिक जो है यंगेस्ट है, तो बोलता है शिवालिक से हवा आती है, ठंडी हवा, समर सीजन में, उसको आप क्या बोलते हो? और देखो ये आप सबने फील किया होगा कि समर सीजन में जम्मू में गर्मी वाली हवा पड़ती है चेहरे पे, पूरे थप्पड़ पड़ते हैं गर्मी के, तो उसको हम लू बोलते हैं। और बीच में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी कभी लू के बीच में कभी कभी ऐसे ना ठंडी हवा का झोंका छू के जाता है और इतना जबरदस्त लगता है ना, तो उस ठंडी हवा को आप क्या बोलते हो? दादू। क्या बोलते हो? दादू। ये हमारे दादाजी आते हैं और हमको अच्छा फील करा के जाते हैं जम्मू में, तो दादू बोलते हैं। ये दादू कहां से आती है? शिवालिक रेंज से आती है और आपको ठंडक फील कराती है जो यहाँ पे हार्श समर होता है जम्मू में। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया और आपने आंसर भी करेक्ट किया होगा। चलते हैं आगे। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन के आपके आंसर अगर आ भी रहे ना, कंसेप्ट को समझो, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना उनको समझो, यही आपके जेके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनते हैं, तो जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा ना, क्लैरिटी होगी आपके कंसेप्ट में, आप आंसर करोगे। चलते हैं आगे। तो दादू के बारे में लिखा है यहां पे, आप ये पढ़ लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन। कौन सा क्रॉप है जो आप विंटर सीजन में ग्रो करते हो और हार्वेस्ट करते हो स्प्रिंग सीजन में? ये भी रिवीजन के लिए क्वेश्चन लाया हूं कि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, आप देखता हूं आंसर कैसे करोगे। मैंने आपको बताया ये ग्रो कब होता है? विंटर सीजन में, तो विंटर क्रॉप्स होंगे। और हमारे विंटर क्रॉप्स कौन से हैं? ज़ैद है, रबी है, खरीफ है, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर करो, सारे के सारे आंसर करेंगे और आई नो सब करेक्ट करेंगे। आपका आंसर है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आपके क्या होते हैं? विंटर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आपके क्या होते हैं? समर क्रॉप्स या मूनसून क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स रबी और खरीफ के बीच में। और एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, आई होप आपको याद रहा वो जो एग्जांपल्स मैंने बताई। मैंने रबी में बोला था डबल ओ, ओट्स एंड ऑयल सीड्स, फिर हमने बोला था आपका बीएमडब्ल्यू, बार्ले, मस्टर्ड, व्हीट। आई होप आपको ये चीजें याद रही। और खरीफ में भी मैंने आरसीएम करके एग्जांपल्स बताई थी, राइस, कॉटन, मेज। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, बस उस चीज को समझो, इन एग्जांपल्स को याद रखो, आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, लद्दाख इज। देखो कोपन्स क्लासिफिकेशन, अब इस क्वेश्चन से डरना नहीं। कोपन्स क्लासिफिकेशन, कोपन एक साइंटिस्ट था, व्लादिमीर कोपन नाम था, तो इसने एक क्लासिफिकेशन दी। कोपन ने क्लासिफिकेशन दी टेम्परेचर के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे और रेनफॉल के बेसिस पे। इसने एक क्लासिफिकेशन दी किसकी? क्लाइमेट की, कि इस रीजन में ये क्लाइमेट होगा, जम्मू में ये क्लाइमेट रहेगा, क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिका का ये क्लाइमेट होगा, अमेरिका का ये क्लाइमेट होगा। तो इसने ना पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में कि कहां पे कैसा क्लाइमेट होगा। और इसने ये क्लासिफिकेशन दी जिसमें कोडिंग का यूज किया कि ए को कोई एक कोड रख दिया, बी को कोड रख दिया, सी को कोड रख दिया, डी को कोड रख दिया। हमें अब वो नहीं पढ़ना। देखो कोपन की क्लासिफिकेशन पढ़ने में अलग से 1 घंटा लगेगा लेक्चर का, वो हम देखेंगे आगे। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो कोपन क्लासिफिकेशन को कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे आप याद कैसे रखोगे? यहां पे बता रहा है अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, लद्दाख का कोड क्या आता है। तो मैं आपको बताऊं, यहां पे 3 कोड्स आपने याद रखने, मैक्सिमम केसेस में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। DWD आपका लद्दाख का कोड होता है, DWD आपका लद्दाख का कोड होता है और ये होता है आर्टिक टाइप क्लाइमेट। क्या होता है?
आर्टिक टाइप क्लाइमेट, याद रखोगे। DWD किसका कोड है? लद्दाख का। यहां पे एक और ऑप्शन है और आई होप आपने आंसर करेक्ट किया, आंसर आपका DWD है। अब यहां पे बताता हूं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो DFB है, DFB आपका कश्मीर का कोड है, कश्मीर वैली का। हम बोलते हैं ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। और CFA आपके जम्मू का है कोड, और हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। अब इससे डरना नहीं है, आसान है। आपने क्या याद रखना है? DWD किसका कोड है? लद्दाख का। DFB किसका कोड है? कश्मीर का। CFA किसका कोड है? जम्मू का। बस इतना याद रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, कुछ बुक्स आपकी कोडिंग भी डिफरेंट वे में देंगी कि जम्मू का कोड ये है, तो अलग अलग बुक्स अलग अलग देते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपका इस चीज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। DWD आपका लद्दाख का, DFB आपका कश्मीर वैली का, CFA जम्मू का। बाकी टाइम मिला तो कोपन क्लासिफिकेशन को भी बड़े जबरदस्त वे में डिस्कस करेंगे और आपको कोपन क्लासिफिकेशन पूरी सिखा देंगे। चलते हैं आगे। तो यहां पे मैंने वही चीज एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है कि लद्दाख का आपका क्या कोड है? DWD। कश्मीर वैली का क्या है? DFB। और आपके जम्मू का क्या है? CFA या CA, आप याद रख लोगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन मॉनसून विंड्स एंटर जम्मू प्लेन्स। क्वेश्चन है आपका, कब आपके मॉनसून विंड्स जम्मू में आते हैं? मॉनसून विंड्स आपके बरसात के विंड्स, जो बरसातें जम्मू में होती है, ये मॉनसून विंड्स जो आपका साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स होते हैं, ये जम्मू में कब आते हैं? अब देखो, मॉनसून विंड जो इंडिया में एंटर होते हैं ना, तो 1 जून को एंटर होते हैं। 1 जून को आपके मॉनसून विंड्स कहां एंटर होते हैं? इंडिया में। और किस स्टेट से एंटर होते हैं? केरला से। ये भी आप याद रखोगे। तो जम्मू में वो कब पहुंचते हैं? सब आंसर करो। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बी है, सी है, डी है। आप सब मुझे बताओगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सबने मार्क कर लिया। आपका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट वीक ऑफ जून। 1 जून वो इंडिया में एंटर करता है केरला से, और जम्मू पहुंचते पहुंचते आपका लास्ट वीक ऑफ जून आ जाता है। मतलब जम्मू में आपके मॉनसून विंड्स कब आते हैं? लास्ट वीक ऑफ जून। और ये फिर 15 सितंबर या मिड सितंबर तक रहता है, जब वो विंड्स वापस जाती है, रिट्रीट करती है। तो यहां पे इमेज भी मैं लाया हूं, आप यहां पे देख सकते हो। आई होप आपको विजिबल है। देखो, 1 जून यहां पे ये आपका केरला है, यहां पे तो केरला से ये एंटर होती है। देखो, श्रीलंका और आपके बांग्लादेश में ये जून से पहले ही आ जाते हैं, ध्यान रख लेना इस चीज का। इंडिया में 1 जून को एंटर करते हैं केरला से। और यहां पे आप देख सकते हो, ये हमारा JNK है, तो JNK में यहां पे 25 जून आपको दिख रहा होगा और 20 जून यहां पे। तो ये आप देख सकते हो लास्ट वीक ऑफ जून में एंटर करती है JNK में। आप ये याद रखोगे। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान है, इन कंसेप्ट्स को समझो, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, द यूटी ऑफ J&K हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। आंसर करो सारे के सारे। यूटी ऑफ J&K को डिवाइड किया गया है कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में? आपका ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। देखो, स्टेट का अलग था, जब स्टेट था ना तब अलग था, अब यूटी है ना, तो आप बताओ कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है या रीजन्स है? तो आपका आंसर मैं बता देता हूं, आपका आंसर है बी, 2 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। अब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन क्या होता है? देखो, ये क्या होता है ना, पूरे इंडिया को क्लासिफाई किया गया रीजन्स के एग्रीकल्चर के बेस पे, क्लाइमेट के बेस पे, टेम्परेचर कैसा होता है, कौन से क्रॉप्स निकलते हैं। जैसे हमारे कश्मीर में क्लाइमेट विंटर ज्यादा होता है, समर कम होता है, ये क्रॉप्स निकलते हैं, सेब निकलते हैं, आपका सैफरॉन निकलता है। तो इन चीजों के बेसिस पे डिवाइड किया गया रीजन्स को, और इस पे रिफॉर्म्स लाए गए कि कैसे हम आउटपुट को बढ़ा सके, कैसे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो ये आपकी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स इस तरीके से डिवाइड हुई है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है। आपका होमवर्क है, आपने बताना है पूरे इंडिया को कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है। और आपकी जो J&K यूटी है, इसको 2 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे। तो यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पढ़ लोगे जब PDF मिल जाएगा आपको। आपके जो PDFs है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं। ऑलरेडी जो मैंने पीछे प्रीवियस MCQs के लेक्चर दिए हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, बस एक रहता है वो आज मैं अपलोड कर दूंगा। जो हमारा लास्ट लेक्चर रहा, हमारा लास्ट लेक्चर था टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, वो आज अपलोड हो जाएगा। जहां से जो मिले इंफॉर्मेशन लो, बस वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश डैश इज द टाइम पीरियड ऑफ चिलाई खुर्द इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
चिलई खुर्द का टाइम पीरियड कितना होता है। अब ये चिलई खुर्द क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, कश्मीर में जो विंटर होता है ना, हार्श विंटर, जब पूरी बर्फबारी होती है, तो इस फेज को ना डिवाइड किया है 3 फेजेस में। एक होता है चिलई कलान, दूसरा होता है चिलई खुर्द, और दूसरा होता है चिलबच या चिलई बच। तो चिलई कलान, देखो जब विंटर स्टार्ट होता है कश्मीर में, बर्फबारी स्टार्ट होती है, तो इसको चिलई कलान को हम बोलते हैं, ये 40 दिन का पीरियड होता है। कितने दिन का होता है? 40 डेज। और चिलई खुर्द जो होता है 20 दिन का पीरियड होता है, 20 डेज। और चिलबच जो है 10 डेज का पीरियड होता है। अब इसमें इधर क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है चिलई खुर्द कितने टाइम का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 डेज। ये तो आई होप सबने करेक्ट किया होगा। अब इधर समझ लो, चिलई कलान जो होता है ना, ये समझ लो सबसे ज्यादा टफ विंटर है। इसमें जो बर्फबारी होती है बहुत टाइम तक कश्मीर में रहती है, पिघलती नहीं है, टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत ही जबरदस्त विंटर का पार्ट है ये चिलई कलान। चिलई कलान के बाद चिलई खुर्द आता है, जो 20 दिन रहता है, 20 दिन रहती है, हम पर्टिकुलरली बोलते हैं कश्मीरी में। तो इसमें भी अच्छी खासी बर्फबारी होती है। तो चिलबच जो है ना, लास्ट के 10 दिन होती है। तो चिलबच में हम बोलते थे कि ये भी बर्फबारी अच्छी खासी करता है, लेकिन ये जो बर्फ है ना, ये रहती नहीं है ज्यादा टाइम। और हम बचपन में हमें ऐसे बोला जाता है कि चिलई कलान जो है ये फादर है, चिलई खुर्द जो है ये मदर है, और चिलबच जो है ये इनका बेटा है। तो ऐसे हम बोलते थे। आई होप आपने भी ये सुना होगा अपने पेरेंट्स से। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने ये टाइम पीरियड लिखा है, जैसे चिलई कलान मैंने आपको बोला 40 दिन का होता है, तो मैंने टाइम पीरियड भी लिखा है कि दिसंबर 21 से जनवरी 31 तक होता है। तो ये आप देख लोगे, ये कोई बात नहीं, वही चीज है, 40 दिन, 20 दिन और 10 दिन। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो, चिलई कलान बहुत ही गुस्से में, तो बर्फ भी बहुत टाइम तक रहती है। चिलई खुर्द उससे कम गुस्से में, उससे कम टाइम तक रहती है। चिलई बच की बर्फ खुशमिजाज होती है, कम टाइम तक रहती है, लेकिन बर्फबारी बड़ी जबरदस्त करता है। लेकिन इस टाइम आपने देखा होगा कि कश्मीर में बड़ा ही फ्लक्चुएशन हुआ, बर्फ टाइम पे नहीं हुई। और इसमें भी ये चीज रीजन देखा गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अच्छे से, मतलब जिस हिसाब से आती थी उस हिसाब से नहीं आई, तो उस वजह से वेदर पे भी इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से फिर हमारा जो कल्टीवेशन होता है उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये तो मैं बोलूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो और हमारा जो मतलब क्लाइमेट है ये अच्छा रहे, ये प्रॉपर रहे, ताकि कल्टीवेशन अच्छे से हो, हमारी ग्रोथ अच्छे से हो। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, which district of Jammu division receives the maximum rainfall in a year in Jammu and Kashmir? जम्मू का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, डोडा, सांबा, रियासी, उधमपुर। आप आंसर करो। जम्मू का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है? आपका यहां पे आंसर है रियासी डिस्ट्रिक्ट। रियासी डिस्ट्रिक्ट आपका मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है। अब ये डेटा चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए रियासी। देखो कभी कभी मैं आपको बोलता हूं पहले नंबर पे कौन है, तो ये डेटा फ्लक्चुएटिंग होता है। अब राइस कहां ज्यादा कल्टिवेट हो रहा है, डेटा फ्लक्चुएटिंग है, तो इसमें डरना नहीं है। आपके टीचर ने बता दिया, आप खुद से भी इस चीज को करेक्ट कर लिया करो, खुद से इसको रिव्यू कर लिया करो कि वाकई में जो टीचर ने डेटा बोला वो प्रेजेंट में है या नहीं है। तो यहां पे सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? रियासी में। रियासी अगर आपको पता है, रियासी में ही आपका वैष्णो देवी है, माता वैष्णो देवी, कटरा रियासी में। और रियासी में आपका शिवखोरी भी है, ये भी आप याद रखोगे। और रियासी में आपका बाबा धनसर भी है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है रियासी के पर्सपेक्टिव से। रियासी से आपका लिथियम निकला था, तो ये सारी चीजें याद रखो, इंपॉर्टेंट है। और सांबा तो मैंने आपको बताया था, सिटी ऑफ शीट्स। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K UT इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स? सबसे ज्यादा एप्पल्स कहां निकलते हैं J&K UT में? क्या वो शोपियां से निकलते हैं, श्रीनगर से निकलते हैं, बारामूला से, या बांडीपुरा से? आंसर करो सारे के सारे, सबसे ज्यादा एप्पल्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं? तो मैं आपको आंसर बताऊं, आपका आंसर है बारामूला। बारामूला से आपके लार्जेस्ट प्रोडक्शन होती है एप्पल्स की, आप ये याद रखोगे। और बारामूला के बारे में मैंने आपको बताया था, अकबर यहीं से एंटर हुआ था, और बारामूला के बारे में हमने चीजें डिस्कस की। और श्रीनगर यहां पे है, श्रीनगर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, श्रीनगर में आपका डल लेक है, डल लेक आपका किडनी शेप्ड है। जो श्रीनगर है, इधर आपका निशात बाग है, निशात बाग आपका असफ असफ जाह ने बनाया था। असफ जाह आपका नूर जहां का भाई था।
नूरजहां का ब्रदर था, और नूरजहां वाइफ थी किसकी? जहांगीर की, जो एम्परर जहांगीर थे। शालीमार बाग है आपका श्रीनगर में, यह भी किसने बनाया है? जहांगीर ने। चश्मा शाही है, चश्मा शाही है श्रीनगर में, और चश्मा शाही आपका शाहजहां ने बनाया है, यह भी याद रखोगे। आपका परी महल है श्रीनगर में, और परी महल आपका दारा शुको ने बनाया है। दारा शुको आपका शाहजहां का बेटा। ये चीजें आप याद रखोगे, सारी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन जम्मू एंड कश्मीर? सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स किस डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से प्रोड्यूस होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में? तो आप मुझे आंसर करोगे, बांडीपुरा, जम्मू, बड़गाम, पुलवामा। आंसर करो सारे के सारे। तो मैं आपको बताऊं, आपका आंसर है बड़गाम। बड़गाम से वेजिटेबल प्रोडक्शन होती है सबसे ज्यादा। डेटा फ्लक्चुएटिंग है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहां से हो रही है? बड़गाम से, याद रखोगे। और बड़गाम आपका हम बोलते हैं श्री प्रताप तहसील। क्या बोलते थे? श्री प्रताप तहसील। दीदमर बाग भी बोलते हैं बड़गाम को, ये चीजें आप याद रखोगे। परगना दिसू बोलते हैं बड़गाम को, ये भी याद रखोगे। बड़गाम में आपका योसमर्ग है, बड़गाम में आपका दूध पथरी है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे। नीलनाग आपका बड़गाम में है। ये जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न्स इज फॉलोड इन कश्मीर रीजन? कश्मीर रीजन में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है? क्या मल्टीपल क्रॉपिंग फॉलो किया जाता है, या जूम फार्मिंग की जाती है, क्या दो फसल किया जाता है, या एक फसल? आंसर करो सारे के सारे, फिर मैं समझाता हूं। देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही क्रॉप पे आपने दो वेराइटीज को कल्टीवेट किया, तो मल्टीपल क्रॉपिंग होगी, या दो से ज्यादा। जूम फार्मिंग क्या होता है कि एरिया में क्या किया जाता है? बर्निंग की जाती है, जलाया जाता है चीजें। तो जो ऐश बनती है, उस ऐश को एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, और यहां पे कल्टीवेशन की जाती है। और कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन होती है, उसके बाद इस एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया को यूज किया जाता है, वहां पे बर्निंग की जाती है, वहां पे जो लकड़ी वगैरह जो उस एरिया में चीजें हैं उनको जलाया जाता है, तो उसकी ऐश को यूज किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। तो ये चीजें आप याद रखोगे जूम फार्मिंग के परस्पेक्टिव से। दो फसलें होती है जब एक साल में दो बार फसल निकले, और एक फसल होती है कि एक साल में एक बार फसल निकले। दो फसल आपका पंजाब में प्रैक्टिस किया जाता है। एक फसल आप याद रखोगे, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है? एक फसल, साल की एक फसल निकलती है, ये आप याद रखोगे। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, मेज एंड व्हीट आर प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ विच एरिया? मेज और व्हीट किस एरिया के प्रोमिनेंट क्रॉप्स है? आप आंसर करो सारे के सारे। जम्मू रीजन है, कश्मीर वैली है, लद्दाख रीजन है, या नन ऑफ द अबव? और मैं आपको बताऊं, आपका आंसर है मेज एंड व्हीट आपके प्रोमिनेंट क्रॉप्स है जम्मू रीजन के। मेज एंड व्हीट आपके प्रोमिनेंट क्रॉप्स है जम्मू रीजन के। आई होप आपने ये बात समझ ली। और मैं आपको बताऊं, इंडिया के हिसाब से कर्नाटक में सबसे ज्यादा मेज प्रोडक्शन होती है, और मेज में फ्रॉस्ट बहुत ही बुरा होता है मेज कल्टीवेशन के लिए, ये भी आप याद रखोगे। और हमारे जम्मू डिवीजन में सबसे ज्यादा जो मेज निकलता है वो कहां से आता है? डोडा से, या डोडा डिस्ट्रिक्ट से। अब ये डेटा फ्लक्चुएटिंग है, चेंज भी हो सकता है, इसमें टेंशन नहीं लेना। और कश्मीर में कुपवारा एटसेट्रा से भी मेज आता है, ये चीजें आप याद रखोगे। तो चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये है हमारा मुशक बुज्जी दैट ग्रोज वेल इन कश्मीर इज अ टाइप ऑफ व्हाट? मुशक बुज्जी क्या है? मुशक बुज्जी जो आजकल इतना फेमस है, ये क्या है? मुशक होता है स्मेल। देखो आपके ऑप्शंस है एप्पल, क्या ये एप्पल है, एरोमेटिक राइस है, मशरूम है, या बार्ले है? क्या है मुशक बुज्जी? तो आई होप सबने आंसर किया होगा, और कम से कम अनंतनाग के बच्चे तो इसको सही से आंसर करें। मुशक बज्जी होता है आपका एरोमेटिक राइस। और ये जो मुशक भुज्जी है ना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बहुत कल्टीवेट किया जाता है आजकल, और मतलब प्रोडक्शन भी वहीं से ज्यादा है मुशक भुज्जी की, आप ये याद रखोगे। तो आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें समझी। आई होप आपको हर कोई चीज अच्छे से समझ में आई। कहीं पे भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आंसर करूंगा। मेरा ये रहता है कि आपको मैं आंसर करूं। और
कोशिश करेंगे अगले सेशंस में और अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करें, और अच्छे वे में डिस्कस करें, और चीजें समझे, बेटर से बेटर करें अपनी नॉलेज को। बाकी आपका पेड कोर्स भी चल रहा है। पेड कोर्स में मैंने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री सारी कवर की है, आप वो भी पढ़ सकते हो। देखो, जहां से मिले वहां से नॉलेज गेन करो। एट द एंड ये है कि आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए, बाकी मैटर नहीं करता। आपका पेपर अच्छा हो गया, आपको सिलेक्शन मिल गई, और क्या चाहिए। जेके भी कांस्टेबल हो, जेके भी एसआई हो, रेस पे ध्यान दो, रेस प्रैक्टिस करो। रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रिटन पार्ट है, रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेस भी इंपॉर्टेंट है, उस पर प्रैक्टिस करो और अच्छे से अच्छा करो। जहां से अच्छा कंटेंट मिलता है वहां से लो। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।